दोस्तों, अगर आप भी बैंक का इस्तेमाल करते हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो आपका, करंट अकाउंट हो, यूपीआई हो, एटीएम हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से भारत में बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई ऐसे बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? अगर आपको इन नियमों की सही जानकारी नहीं होगी, तो बिना गलती के आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, भारी पेनल्टी लग सकती है और आपका अकाउंट जाँच के दायरे में आ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको एक-एक नियम बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ और साथ ही बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप पूरी तरह सुरक्षित रहें। सबसे पहले बात करते हैं एटीएम विथड्रॉ लिमिट्स की। देखो, पहले क्या होता था, आप एटीएम कार्ड से पैसे निकालते थे, तो एक लिमिट होती थी और अगर आप यूपीआई के ज़रिए कार्डलेस कैश निकालते थे, तो उसकी अलग लिमिट होती थी। लेकिन अब 2026 से ये दोनों लिमिट को मिला दिया गया है। यानी आप चाहे कार्ड से पैसा निकालो या यूपीआई से निकालो, दोनों को एक ही कैटेगरी में गिना जाएगा। मान लीजिए आपके बैंक में महीने में 5 फ्री ट्रांज़ैक्शन की लिमिट है, तो अब ये 5 ट्रांज़ैक्शन कार्ड और यूपीआई दोनों मिलाकर होंगे। जैसे आप 3 बार एटीएम कार्ड से पैसा निकाला और 2 बार यूपीआई से कैश निकाला, तो आपकी फ्री लिमिट खत्म हो गई। इसके बाद अगर आप एक भी ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो हर ट्रांज़ैक्शन पर आपके ₹23 चार्ज लगेगा। अब सोचिए, अगर आपको ये बात नहीं पता है और आप बार-बार पैसे निकालते रहते हैं, तो महीने के एंड में आपके अकाउंट से बेवज़ह पैसे कट सकते हैं। इसलिए एक सिंपल टिप ये है कि बार-बार छोटे अमाउंट निकालने की बजाय एक बार प्लान करके पैसा निकालो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, कैश डिपॉज़िट और विथड्रॉ रूल्स की। ये वो नियम है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग फँसते हैं और सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स नोटिस यहीं से आते हैं। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और आप साल भर में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करते हो, तो आपका अकाउंट ऑटोमैटिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये पैसा कहाँ से आया? अगर आप इसका सही जवाब नहीं दे पाए या आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ अगर आपके पास करंट अकाउंट है, तो ये लिमिट 50 लाख तक होती है। यानी बिज़नेस करने वालों के लिए करंट अकाउंट ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांज़ैक्शन की लिमिट ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आप कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करते हो, ऑनलाइन सेलिंग करते हो या कैश का ज़्यादा लेन-देन करते हो, तो कभी भी सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल मत करिए, वरना आप बड़ी परेशानी में फँस सकते हो। उसके लिए आप अलग से करंट अकाउंट खुलवा लो। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड रूल्स की। आज के समय में हर कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें भी इनकम टैक्स की नज़र रहती है। अगर आप 1 लाख या उससे ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में पे करते हो, तो वो रिपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका साल भर का क्रेडिट कार्ड जो खर्च है वो 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ सकता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर आपकी इनकम सही है और आपने सही तरीके से आईटीआर भरा है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम कम दिखाई गई है और खर्च ज़्यादा है, तो सवाल ज़रूर उठेंगे आप पर। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिजिटल तरीके से करो और अपनी इनकम के हिसाब से ही खर्च करो। अब आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के नियमों पर। एफडी हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन अब इसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं। अगर आप साल भर में 10 लाख से ज़्यादा की नई एफडी करते हो, तो वो भी मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जाएगी। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आपकी पुरानी जो एफडी है वो मैच्योर होकर रिन्यू होती है, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। यानी सिर्फ नई एफडी पर ही नज़र रखी जाएगी। इसलिए अगर आप बड़ी रकम एफडी में डाल रहे हो, तो उसका सोर्स का रिकॉर्ड ज़रूर रखो। अब बात करते हैं पैन कार्ड की। पहले पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने के लिए ज़रूरी माना जाता था, लेकिन अब इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हो, 2 लाख से ज़्यादा की ज्वेलरी या कोई महँगा सामान खरीदते हो या फिर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो पैन कार्ड देना अनिवार्य हो गया है। बिना पैन कार्ड के ये ट्रांज़ैक्शन हो ही नहीं पाएँगे और अगर आपने गलत पैन दिया या किसी और का इस्तेमाल किया, तो आप बड़ी कानूनी समस्या में फँस सकते हो। अब एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत लोगों को चौंका सकता है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एक नया रूल आया है। जी हाँ, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोशल मीडिया पर भी नज़र रख सकता है। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर अपनी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल दिखाते हो, महँगी गाड़ियाँ दिखाते हो, ट्रैवल शॉपिंग दिखाते हो, लेकिन आपकी आईटीआर में इनकम बहुत कम दिखाई गई है, तो एक रेड फ्लैग बन सकता है आपके लिए और आपको नोटिस आ सकता है। इसलिए दिखावा करने से पहले ये ज़रूर सोचो कि आपकी इनकम और खर्च मैच करते हैं या नहीं। अब बात करते हैं डिजिटल फ्रॉड की। आज के टाइम में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए एक नया प्रस्ताव आया है, जिसमें अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड होता है और आप 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करते हो,
तो आपको 85% तक का मुआवजा मिल सकता है। लेकिन इसकी एक लिमिट है, मैक्सिमम 25,000 तक। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे ही फ्रॉड हो, एक तो तुरंत बैंक और साइबर सेल में रिपोर्ट करो। देरी करने पर आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अब आते हैं अकाउंट रिकमेंडेशन पर। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि जनधन अकाउंट यानी बीएसबीडी अकाउंट सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें जीरो बैलेंस होता है। लेकिन असली सच्चाई थोड़ी अलग है। इसमें जीरो बैलेंस तो मिलता है, लेकिन इसके साथ कई लिमिट्स भी आती है। जैसे महीने में कम ट्रांजैक्शन ही कर पाओगे, ज्यादा पैसे रखने पर दिक्कत होगी, और कई सर्विस लिमिटेड मिलती है इस अकाउंट में। मतलब शुरुआत के लिए तो ये अकाउंट ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके पैसे आने जाने लगते हैं या आप थोड़ा बड़ा काम करने लगते हो, तो ये अकाउंट आपको रोकने लगता है। अब यहाँ पर आपको स्मार्ट डिसीजन ये लेना है कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप आराम से अपने पैसे मैनेज कर सको, तो बेहतर है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोटक महिंद्रा जैसे बड़े बैंकों में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि वहां आपको ज्यादा फ्रीडम मिलती है और ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग अच्छी मिलती है इनमें, और आगे चलकर लोन या क्रेडिट कार्ड लेना भी आसान हो जाता है। दोस्तों, सीधी बात ये समझ लो कि जनधन अकाउंट सिर्फ शुरुआत के लिए है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक अच्छा बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन सभी नियमों का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाना है। लेकिन अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हो, तो आपका नुकसान जरूर हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी इनकम का सही रिकॉर्ड रखो, कैश ट्रांजेक्शन को लिमिट में रखो, डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दो, और समय पर अपना आईटीआर फाइल करो। और दोस्तों, वीडियो के एंड में एक छोटा सा आपके लिए टिप: कभी भी अपने बैंक अकाउंट को किसी और के लिए इस्तेमाल मत करने दो। कई लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा पैसा तेरे अकाउंट में डाल देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर वो पैसा गलत निकला तो जवाब आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, आप पर कोई टैक्स नोटिस ना आए, और आप बिना टैक्स के बैंकिंग कर सको, तो इस वीडियो में बताए गए हर पॉइंट को सीरियसली लो और आज से ही इनको फॉलो करना शुरू कर दो, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। और अगर दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।